जब राम रहीम जैसे लोग जो सज़ा जिनको मिल चुकी है वो बारंबार जेल से बाहर निकल जाते हैं पैसे के दम पे, तो आखिर जो जिनके ऊपर मामला चल रहा है उनको जेल से निकालने में आपत्ति क्या है? बार बार उनकी जमानत जो याचिकाएं वो आखिर क्यों खारिज की जाती हैं? अगर आप मनीष सिसोदिया का ही मामला देखें तो लगातार देखें साल भर का वक्त हो गया है, वो जेल के अंदर ही हैं। एजेंसियाँ कहती हैं कि हम सबूत इकट्ठे कर रहे हैं, आधी अधूरी चार्जशीट उनकी निकल कर सामने आती है। तो ऐसा पुख्ता जो कह सकते हैं कि कोई सबूत जब कह सकते हैं सामने नहीं रखा जाता और फिर ये कहा जाता है कि और एक बार तारीख और एक बार तारीख, और इस तरह से मनीष सिसोदिया की बात करें तो लगभग साल भर का वक्त हो जाता है। तो आखिर अगर वो साल भर के बाद जो पूरे के पूरी कह सकते हैं दस्तावेज रखेंगे सामने, अगर वो साबित नहीं कर पाए कि मनीष सिसोदिया जो है गुनाहगार नहीं थे पूरे मामले में, तो आखिर उनकी इसकी देखिए, विपक्षी दलों की तरफ से साफ तौर पर यही कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी एक बार फिर से जीत चाहती है और इसी वजह से कहीं ना कहीं ईडी सीबीआई उनके नेतृत्व में काम करती हुई नजर आ रही है। और बार बार यही कहा जाता है कि जब जब पीएम मोदी डरते हैं तब तब ईडी सीबीआई को वह आगे कर देते हैं। ये बात इस तरह की यहाँ पर देखा जाए तो बात कही जाती है। लेकिन अगर यहाँ पर रुख कर लिया जाए सुप्रीम कोर्ट की तरफ, जैसा कि आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अब नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम मुद्दा आज का में। मुद्दा आज का में आज बात करेंगे जांच एजेंसियों की और पुलिस प्रणाली की। जिस तरह से लगातार अदालतें जमानत याचिका को खारिज करती हैं और जिस तरह से जांच एजेंसियां और पुलिस कार्रवाई करती है, सवाल लगातार ये बन रहा है कि क्या अब जांच एजेंसियां जानबूझकर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही हैं और निचली अदालतें जिस तरह से बार बार जमानत याचिका को खारिज करती है, टालती हैं, क्या ये गलत है? दरअसल इस बात को कहते हुए नजर आए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील दुष्यंत दवे। उमर खालिद की जमानत याचिका की जो सुनवाई है वो 10 जनवरी को टाल दी जाती है और इस फैसले के बाद दुष्यंत दवे ने ये साफ तौर पर कहा कि जमानत याचिका को बार बार खारिज करना या उसे टालना कहीं ना कहीं जेल में बंद रह रहे आरोपी, जो पूरी तरह से आरोपी भी नहीं है, अपराधी नहीं है, उसके साथ गलत है। इस तरह का बयान कुछ समय पहले दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री रहे मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मदन बी लोकुर ने भी कहा और नाराजगी जाहिर की कि जिस तरह से निचली अदालतें बार बार जमानत याचिका को खारिज करती हैं या टालती है, ये फैसला गलत है। इसी के साथ दुष्यंत दवे और मदन बी लोकुर ने एक और बात कही कि इस वक्त जिस तरह से किसी भी इंसान को गिरफ्तार करने या जेल में डालने से पहले पुलिस और जांच एजेंसियां पुख्ता सबूत नहीं जुटाती, सिर्फ और सिर्फ चंद दलीलों के आधार पर पूरी कार्रवाई कर देती हैं, ऐसे में जेल में जाने वाले शख्स के साथ नाइंसाफी होती है। न्यूज रूम में मौजूद अपने सहयोगियों से इस चीज को समझेंगे कि मदन बी लोकुर और दुष्यंत दवे के इस बयान को लेकर उनका क्या मानना है। सबसे पहले मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी है। अमन जी, मदन बी लोकुर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं, उन्होंने भी कड़ी नाराजगी जताई थी इस बात को लेकर कि आखिरकार क्यों बार बार अदालतें जमानत याचिका को खारिज करती हैं या उसे लंबे समय तक टालती है। आज दुष्यंत दवे ने भी कहा जब उमर खालिद की छठी बार जमानत की जो अर्जी है उसे टाल दिया जाता है। सबसे पहले सवाल यही है कि क्या वाकई में अदालतें जिस तरह से बार बार जमानत की अर्जी को टाल देती हैं, इससे जेल में रह रहे शख्स के साथ क्या किसी तरह की नाइंसाफी होती है? देखिए बिल्कुल, और अमूमन इस तरह की बातों को लेकर सवाल उठाए जाते हैं कि जब राम रहीम जैसे लोग जो सज़ा जिनको मिल चुकी है वो बारंबार जेल से बाहर निकल जाते हैं पैसे के दम पे, तो आखिर जो जिनके ऊपर मामला चल रहा है उनको जेल से निकालने में आपत्ति क्या है? बार बार उनकी जमानत जो याचिकाएं वो आखिर क्यों खारिज की जाती हैं? अगर आप मनीष सिसोदिया का ही मामला देखें तो लगातार देखें साल भर का वक्त हो गया है, वो जेल के अंदर ही हैं। एजेंसियाँ कहती हैं कि हम सबूत इकट्ठे कर रहे हैं, आधी अधूरी चार्जशीट उनकी निकल कर सामने आती है। तो ऐसा पुख्ता जो कह सकते हैं कि कोई सबूत जब कह सकते हैं सामने नहीं रखा जाता और फिर ये कहा जाता है कि और एक बार तारीख और एक बार तारीख, और इस तरह से मनीष सिसोदिया की बात करें तो
तो लगभग साल भर का वक्त हो जाता है। तो आखिर अगर वो साल भर के बाद जो पूरे के पूरी कह सकते हैं दस्तावेज रखेंगे सामने, अगर वो साबित नहीं कर पाए कि मनीष सिसोदिया जो है गुनाहगार नहीं थे पूरे मामले में, तो आखिर उनकी इसकी भरपाई कौन करेगा। बारंबार ऐसा देखा गया है कि 12 साल 15 साल कोई शख्स जो है वो जेल के अंदर होता है, बाद में फैसला आता है कि वो जो है निर्दोष है, बेगुनाह है। तो ऐसे में सवाल उठते हैं इस बात को लेकर कि आखिर जो है ये इसकी भरपाई कौन करेगा, उसकी इतनी। अच्छा अमन जी, जब मदन बी लोकुर ने सुप्रीम कोर्ट में ये बयान दिया था एक सुनवाई के दौरान, तब देखा गया कि जो सीजीआई है चंद्रचूड़, उन्होंने भी इस बात को कहा कि जांच एजेंसियों की शक्तियों पर रोक लगाने के लिए या उनकी शक्तियों को किसी तरह से एक कह सकते बाउंडेशन में रखने के लिए एक प्रस्ताव जो है वो सदन में लाना चाहिए। इसके बाद प्रस्ताव तो भले ही नहीं लाया गया, लेकिन देखा गया कि केंद्र सरकार की तरफ से ईडी की शक्तियों पर पाबंदी जरूर लगाई गई और उसके बाद मनीष सिसोदिया को अंतरिम जमानत भी मिली। नवंबर के महीने में वो बाहर आए। तो आज जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेताओं पर ईडी की कार्रवाई, अदालतों द्वारा लगातार टाली जा रही अर्जियों को देखते हुए दुष्यंत दवे ने भी ये मुद्दा उठाया है। तो ऐसे में क्या माना जा सकता है कि एक बार फिर से जांच एजेंसियों पर केंद्र सरकार का जो शिकंजा है वो कसता हुआ देखा जा सकता है? देखिए बिल्कुल, और जिस तरह से नया कानून जो आया था उसमें यही बात कही गई है कि भाई अगर आप कोई भी केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो उसकी एक रिव्यू रिपोर्ट तो होना चाहिए कि भाई 3 महीने में, 6 महीने में, साल भर में आपने क्या काम किया। आप सिर्फ समय पर समय मांगते जा रहे हो। आप सिर्फ ये कह रहे हो कि भाई अगर ये शख्स बाहर आएगा तो गवाहों को कह सकते हैं परेशान कर सकता है, उनको असहज कर सकता है, इसीलिए इसको जेल में रखना जो है ज़रूरी है। लेकिन 1 साल के अंदर भी ऐसी क्या जो चीज़ें हैं वो आप जुटा नहीं पाते कि साल भर के वक्त में अगर देखा जाए, चाहे मनीष सिसोदिया की बात करें या कुछ संजय सिंह की बात करें और भी कई चेहरे उनकी बात करें जिनके खिलाफ आप सबूत इकट्ठा नहीं कर पाते। और एक तरफ आप जो है ब्रजभूषण जैसे लोग जिनके ऊपर ऐसे संगीन आरोप लगते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो कह सकते हैं एजेंसियां हैं, जो तमाम सारे जो पुलिस महकमा है वो उनके गिरेबान तक नहीं पहुंच पाते। तो सवाल तो बाकी उठते हैं और क्या ये कानूनन कोई ऐसा लूप होल है जिसका फ़ायदा उठाते हुए नजर आते हैं। क्योंकि एक तरफ देखें ब्रजभूषण, वहीं दूसरी तरफ देखें मनीष सिसोदिया जिसको आप जो है शक की बिना पर जो है जेल के अंदर रखते हो और बारंबार उनकी जमानत याचिकाओं को आप खारिज करते हो और लगभग साल भर का वक्त उनको जेल के अंदर कहते हैं कि लगभग हो गया है। तो ऐसे में ये सवाल जो उठता है वो इसीलिए उठता है, चाहे वो जज पूर्व हों या कोई वकील हों, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बात उठाते हैं कि आखिर मनीष से ऐसी क्या दुश्मनी आपकी है कि आप लगातार उनकी जो जमानत याचिकाएं वो टालते जा रहे हो। आखिर क्या ऐसा उन्होंने गुनाह किया है? अगर कोई गलती की भी है तो आपके पास बहुत सारे सबूत भी हैं, आप ये कहते रहे हो कि भाई हमने तमाम सारे सबूत जुटा लिए, तो आखिर वो सबूत कहाँ हैं? क्यों अदालत इसके ऊपर कोई पुख्ता स्टैंड नहीं ले पा रही? तो क्या ये राजनीति से प्रेरित तो नहीं है? क्योंकि बारंबार आम आदमी पार्टी यही बात कहती रही है कि चाहे वो मनीष सिसोदिया हो या संजय सिंह हो या फिर सत्येंद्र जैन हो या फिर अब अरविंद केजरीवाल हो, लगातार उनके ऊपर एक जो राजनीतिक कह सकते हैं द्वेष की मंशा से ये सब चीज़ें की जाती हैं। इसीलिए मैं ये कह रहा था कि कुछ चेहरे जो लगातार व्यापक घोटाले से बड़ा घोटाला देश में शायद कोई रहा होगा, लेकिन देखिए कैसे उनके हाथ जो है उस समय के ना तो मौजूदा मुख्यमंत्री तक पहुँचते हैं और ना ही इतनी पुख्ता कार्रवाई होती है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे आपका नीति का घोटाला का बात सामने आती है तो तमाम चेहरे वो जेल के अंदर चले जाते हैं और लगातार आम आदमी पार्टी को ये बताया जाता है कि भ्रष्टाचारी पार्टी है, तमाम तरह से उसकी जो नीयत है उसके ऊपर सवाल उठाए जाते हैं। लेकिन वही जब बीजेपी के ऊपर मामला आता है, चाहे आप देखें चुनाव में नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे के ऊपर जिस तरह हज़ारों करोड़ रुपये का मामला सामने आया, वो दब जाता है, उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। नरेश अग्रवाल जो सचिव दिल्ली के, उनके ऊपर जब मामला आता है तो कोई बात नहीं करता। तो ऐसे में क्या ये इंटेंशनली कोई मंशा के तहत किया जा रहा है? क्या कोई पार्टी को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है? और यही बात लगातार जो आम आदमी पार्टी बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रही है कि वो जो एजेंसियां हैं, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो या और भी तमाम सारी जो एजेंसियां हैं, उनको अपने लिए इस्तेमाल करती है और दूसरी पार्टियां जो विरोधी खेमे उनको जो है शिकंजा कस के कहीं ना कहीं बदनाम करने का प्रयास करती है। वाकई में। और अब सवाल लगातार ये बनता है कि आम आदमी पार्टी के दोनों दिग्गज नेता जो इस वक्त शराब घोटाले मामले में तिहाड़ जेल में सजा काट रहे हैं, और वो भी तब जब उनके आरोप को जांच एजेंसियां अभी तक साबित नहीं कर पाई है। 20 जनवरी को दोनों की न्यायिक हिरासत का जो समय है वो खत्म हो जाता है। ऐसे में अक्षय है, अक्षय से इस चीज को जानेंगे कि अक्षय, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने इस मुद्दे को एक बार फिर से उठाया और निचली अदालतों पर कई बड़े सवाल दाग दिए, क्या ऐसे में माना जा सकता है कि 20 जनवरी को मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को कोई बड़ी राहत यहां पर मिलती हुई नजर आ सकती है?
देखिए यहाँ पर जिस तरह से आपने दुष्यंत दवे ने जो यहाँ पर सवाल उठाया है उसके आधार पर आप कह रहे हैं कि क्या अगली सुनवाई में मनीष सिसोदिया संजय सिंह को जमानत मिल सकती है, तो इस आधार पर तो देखिए तो मेरे नज़रिए से तो लगता है कि यहाँ पर राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर सवाल उठाया गया एक वरिष्ठ वकील के द्वारा, यहाँ पर कोई ऐसा जजमेंट या कोई एक ऐसा स्टेटमेंट कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अब तक खास तौर पर इस पूरे मामले को लेकर नहीं आया कि आखिर ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है कई मामलों में कि निचली अदालतें यहाँ पर जो है जमानत याचिकाएं खारिज कर देती है। संजय सिंह का भी लगातार जिक्र यहाँ पर चल रहा है, कई मर्तबा वो दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में, दिल्ली की उस कोर्ट में जिसमें संजय सिंह का मुकदमा चल रहा है, उसमें कई मर्तबा वे अपनी जमानत याचिका दायर कर चुके हैं, हर बार याचिका खारिज हुई है। साथ ही साथ जिस तरह से उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय का यहाँ पर रुख किया तो वहाँ से भी उन्हें निराशा हाथ लगी। साथ ही साथ मनीष सिसोदिया को लेकर भी वही हुआ। इसके अलावा आपने जिस तरह से यहाँ पर उमर खालिद का जिक्र किया तो उसको लेकर भी यही चीज़ यहाँ पर देखने को मिली है। तो यहाँ पर अगर सवाल की बात की जाएगी, जिस तरह से सवाल दागा गया है निचली अदालतों के फैसलों पर कि यहाँ पर याचिकाएं आती है, याचिकाएं खारिज हो जाती है, और एक दो मामले नहीं है, कई लोगों के मामले हैं, कई लोगों की कई याचिकाएं आ रही हैं और लगातार नतीजा क्या आ रहा है कि याचिकाएं खारिज कर दी जाती है। तो इस आधार पर अगर देखा जाए तो बिल्कुल यहाँ पर अभी भी नहीं लगता कि जो अगली याचिका या अगली सुनवाई यहाँ पर संजय सिंह और मनीष सिसोदिया की होगी उसमें उन्हें यहाँ पर राहत मिलती नजर आने वाली है। वाकई में अब सवाल लगातार ये बन रहा है कि अब तक ईडी सीबीआई की कार्रवाई पर, पुलिस की कार्रवाई पर विपक्ष सवाल उठा रहा था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट भी सवाल उठाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी क्यों मनमाने ढंग से जांच एजेंसियां लगातार एक्शन करती हुई नजर आ रही है, गिरफ्तारी यहां पर होती हुई नजर आ रही है, और फिर भी कोई सवाल ना तो केंद्र सरकार द्वारा ईडी से पूछा जाता है, और जो नोटिस भेजकर ईडी से सवाल अदालतें अगर पूछती है तो उस पर भी कोई जवाब जो है वो ईडी की तरफ से नहीं दिया जाता है। यहाँ पर दौलत है और दौलत से इस चीज को समझेंगे कि दौलत अब तक सिर्फ और सिर्फ विपक्ष ईडी सीबीआई की कार्रवाई पर सवाल उठा रहा था। अब सुप्रीम कोर्ट के वकील और जस्टिस भी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन फिर भी ईडी सीबीआई का जो एक्शन है वो यहां पर थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्या मान लिया जाए कि वाकई में केंद्र सरकार का साथ पाकर ही ईडी इस तरह की कार्रवाई जो है वो लगातार कर रही है, क्योंकि वो जानते हैं कि चाहे कितनी भी गिरफ्तारी हो जाए या फिर कितनी भी आवाज विपक्ष उठा ले, लेकिन कार्रवाई जो है वो जांच एजेंसियों पर नहीं होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें केंद्र सरकार का श्रेय यहां पर मिल रहा है। बिल्कुल लगातार यहाँ पर विपक्षी पार्टियों द्वारा, और अब तो जैसा आपने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के वकील यहाँ पर कह रहे हैं, लगातार ये सच कहीं ना कहीं हो रहा है कि जब जब चुनाव यहाँ पर समीप आते हैं तो ईडी की कार्रवाई विपक्षी नेताओं पर ज़्यादा देखने को मिलती है। अभी आपने बंगाल में देखा होगा, आपने दिल्ली में देखा होगा, यहाँ पर आपने चुनाव से पहले राजस्थान और छत्तीसगढ़ में देखा होगा, लेकिन आपने एमपी में ईडी को नहीं देखा होगा, क्योंकि वहाँ पर बीजेपी की सरकार थी। इस तरीके की चीज़ें हम देखते हैं कि जहाँ पर बीजेपी के लोग होते हैं वो एकदम दूध के धुले होते हैं, या फिर जो बीजेपी में अभी कांग्रेस से आए हैं तो उनके ऊपर बीजेपी की वॉशिंग मशीन काम कर जाती है और तुरंत ईडी जो है उनके ऊपर से अपना हाथ हटा देती है। तो लगातार ये चीज़ें कोई कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित जो है नज़र आती हैं, और कहीं ना कहीं इनके अब सबूत, इन सब के साक्ष्य भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं लगातार, जिस तरीके से चुनाव से पहले दिल्ली और बंगाल में ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। वाकई में अब ऐसे में देखिए लगातार सवाल ये भी उठ रहा है कि जिस तरीके से एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को उठाया कि ईडी सीबीआई तमाम जांच एजेंसियां जो है वो मनमाने ढंग से गिरफ्तारी कर रही हैं, छापेमारी कर रही हैं, और निचली अदालतें जिस तरह से बार बार जमानत की याचिका को या तो टाल रही है या फिर खारिज कर रही है, वो पूरी तरह से गलत है। 20 जनवरी को मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की न्यायिक हिरासत का समय खत्म हो रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद क्या राउज एवेन्यू कोर्ट से कोई राहत यहां पर अब मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को मिलती हुई नजर आएगी? मेरे साथ प्रांशी है। प्रांशी, क्या लग रहा है सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद क्या अब मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को राहत राउज एवेन्यू कोर्ट से मिलेगी? देखिए, जिस तरह से उम्मीदें लगाए हुई बैठी हुई है आम आदमी पार्टी, फिलहाल देखा जाए तो उनकी उम्मीदें टूटती हुई नजर आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ मनीष सिसोदिया ने पहले भी रुख किया था, लेकिन राहत मिलती हुई नजर नहीं आई थी। लेकिन संजय सिंह भी रुख करते हुए नजर आए। हमने देखा कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट भी यहाँ पर उनकी जमानत याचिका को खारिज करती हुई नजर आई, जिसके बाद वह दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ रुख किए हैं। तो ऐसे में देखा जाए कहीं ना कहीं मुश्किलें अब भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, और लगता है कि जिस तरह से गिरफ्तारी की तलवार इस वक्त लटकी हुई है
सीएम अरविंद केजरीवाल पर, तो नहीं लगता है कि फिलहाल दोनों ही नेताओं को राहत मिल पाएगी, क्योंकि ईडी ने अब तक 3 समन भेज दिए हैं अरविंद केजरीवाल को और अब तक वह पेश नहीं हुए हैं। उम्मीदें अब यहाँ पर ये हैं कि कहीं ना कहीं चौथा समन भी भेजा जा सकता है, क्योंकि झारखंड में हमने देखा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 7 समन मिल गए और ये 7वां समन जो है वो आखिरी समन बताया जा रहा है। दावे ये किए जा रहे हैं कि अब इसके बाद ईडी कोर्ट की तरफ रुख करेगी, वारंट जारी करेगी और कहीं ना कहीं वह हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर सकते हैं, ये दावे किए गए। और अगर उसी तर्ज पर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल के लिए यहाँ पर ये बातें निकलकर सामने आई कि अब कानूनी तौर पर ईडी यहाँ पर फैसला लेती हुई नजर आएगी। या तो उनके घर पहुंच सकती है, छापेमारी कर सकती है, उनसे पूछताछ कर सकती है और जब संतोषजनक जवाब नहीं मिलेंगे तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। तो लगता है कि प्रज्ञा कि कहीं ना कहीं यहाँ पर सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ेंगी। अगर उनकी मुश्किलें यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएंगी तो जाहिर है इन दोनों ही नेताओं को राहत फिलहाल तो नहीं मिल पाएगी। अच्छा, यहाँ पर देखा जा रहा है प्रांशी कि जिस तरीके से ईडी पर अब तक विपक्ष सवाल उठा रहा था, अब सुप्रीम कोर्ट भी सवाल उठाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी ईडी की कार्रवाई में कोई भी तरह का बदलाव नहीं देखा जा रहा है और जिसके चलते अब बीजेपी पर भी सवाल उठ रहे हैं। आखिरकार जिस तरह की तमाम चीजें हो रही हैं, क्या वाकई में सुप्रीम कोर्ट के इस स्टेटमेंट के बाद आपको भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है? देखिए, विपक्षी दलों की तरफ से साफ तौर पर यही कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी एक बार फिर से जीत चाहती है और इसी वजह से कहीं ना कहीं ईडी सीबीआई उनके नेतृत्व में काम करती हुई नजर आ रही है। और बार बार यही कहा जाता है कि जब जब पीएम मोदी डरते हैं तब तब ईडी सीबीआई को वह आगे कर देते हैं। ये बात इस तरह की यहाँ पर देखा जाए तो बात कही जाती है। लेकिन अगर यहाँ पर रुख कर लिया जाए सुप्रीम कोर्ट की तरफ, जैसा कि आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अब जजेस भी ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं, तो अब यहाँ पर अगर रुख कर लिया जाए कुछ वकीलों की तरफ, जैसे कि हमारे सहयोगी जब सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से कुछ मुलाकात किए थे उस दौरान भी देखा गया कि ईडी सीबीआई पर उन्होंने भी अपनी बात रखी थी, तो केंद्र की मोदी सरकार तब भी निशाने पर बनती हुई नजर आई थी। और जाहिर है कि ये बात निकलती हुई नजर आएगी, क्योंकि जो ईडी सीबीआई की छापेमारी देखने को मिल रही है वो उन्हीं राज्यों में देखने को मिल रही है जहां पर बीजेपी सत्ता में नहीं है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी ये बात साफ तौर पर कहते हुए नजर आए थे कि बीजेपी यही चाहती है कि जिस राज्य में उनकी सरकार नहीं है उस राज्य में उनकी सरकार बननी चाहिए और किसी अन्य दल की अगर सरकार है तो उसे गिरा देना चाहिए। तो इस तरह से देखा जाए यहाँ पर बीजेपी पर यही आरोप लग रहे हैं और ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। और अब देखा जाए यहाँ पर दिल्ली में हमने देखा, यूपी में देखा आजम खान की मुश्किलें किस तरीके से बढ़ती हुई नजर आई, झारखंड में देखा, अब छत्तीसगढ़ की भी बारी आती हुई नजर आई, राजस्थान में देखा। राजस्थान में देखा जाए तो मुख्यमंत्री रह चुके अशोक गहलोत के बेटे की मुश्किलें कहीं ना कहीं एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ सकती है। गोविंद सिंह डोटासरा का ही नाम ले लीजिए। बात यहाँ पर अब कर ली जाए पश्चिम बंगाल में भी ईडी सीबीआई की छापेमारी देखने, तो ये वही राज्य हैं जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है। लेकिन फिलहाल देखा जाए राजस्थान में बीजेपी सत्ता में आ चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी उन नेताओं पर कहीं ना कहीं ईडी का शिकंजा कसा हुआ है। वाकई में देखिए, अब देखना काफी अहम रहेगा कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट एक के बाद एक तमाम सवाल अब निचली अदालतों के फैसले और जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर उठाता हुआ नजर आ रहा है। इन तमाम सवालों के बाद क्या आम आदमी पार्टी को कोई राहत अब शराब नीति घोटाले में मिलती हुई नजर आएगी या नहीं, देखना काफी अहम रहेगा। 20 जनवरी को क्या संजय सिंह और मनीष सिसोदिया जेल से बाहर निकलते हुए नजर आएंगे या नहीं, क्या लगता है आपको? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।